या मुझे आज भी मेरे दोस्त यार, कज़न्स, क्लाइंट्स, रिश्तेदार भी कहते हैं कि भाई 53,000 पे गई थी मई 2017 में और 50,000 तक तो पहुँच गई, तो अब हम क्यों लें? अब उनको लाख समझाऊँ कि भाई देखें, ये जो इंडेक्स है, ये प्राइस से प्राइस कंपेयर नहीं कर रहा, ये इसके अंदर जो-जो पे आउट्स हैं पिछले 5-7 सालों की वो शामिल हैं। तो 2017 के ऊपर जो प्राइसेज़ थी उनका और आज जो प्राइसेज़ हैं, उसमें इतना कोई लंबा-चौड़ा फ़र्क है। एक केएसई 30 भी है, जो कि या प्राइस इंडेक्स है, राइट। जो कि मई 2017 में 28,100 समथिंग गया था। आज वो 18,000 है। या तो प्राइस से प्राइस का कंपैरिजन होता है, जो पे आउट को हमारा क्योंकि केएससी 100 एडजस्ट नहीं करता। ये फरमाइएगा कि ये जो रैली थी ये तो बहुत ही लिमिटेड, और ये जिन स्टॉक्स की खबरें हैं एसएनजीपी, पीपीएल, ओजीडीसी, वो क्या स्टॉक एक्सचेंज इन चार कंपनियों के मुखफ़फ़ को मिला के बना देना चाहिए? व्हाई कांट वी सी अ डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट? नहीं, देखिए आप तो यू आर एन ओल्ड हैंड एट स्टॉक मार्केट। आपकी बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट तो आता ही है। शुरू में राइट, कोई ना कोई रीज़न होता है। ये जो है राइट, बैंकिंग सेक्टर, ईएनपी और फूड सेक्टर की 1-2 कंपनियों ने लीड की है। मैं इस राइट, बात से नहीं इग्नोर करूँगा। बट आई थिंक जो प्राइसेज़ बाज़ शेयर्स की, जिन शेयर्स जिस प्राइसेज़ पे वो शेयर्स ट्रेड हो गए, वो वन्स इन अ लाइफ टाइम है और वो इतनी कोई खतरनाक हैं। जिस तरह मैं एग्ज़ाम्पल दो आपको दूँ, ऑल्दो इन वैल्यूज पे शेयर की ट्रेडिंग कम हुई है। अब अगर 59 रुपीस पे हबीब बैंक लिमिटेड जैसा शेयर आ गया था, जिसकी बुक वैल्यू, फ्रेंचाइज वैल्यू, पाकिस्तान के बड़े 5 बैंक, चले एक का नहीं नाम लेते, सारे ही इस तरह के कर रहे या थे कि 1 और 1.5 टाइम्स मल्टीपल ऑफ अर्निंग्स पे वो शेयर पूरा अवेलेबल था आपके हाथ में। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी मतलब 100 रुपए ही हुआ है ना। या तो ये प्राइसेज़ आप देखें कहाँ से गिरी थी। या तो हम तो आपको पता है कि हम व्हेन वी हैव कवर्ड, आपके साथ भी हम जब आप रिप्रेज़ेंट करते थे स्टॉक एक्सचेंज को, डोमेस्टिकली ट्रैवल करते थे या बाहर जाते थे, तो हम 7 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल से 7 टू 12 पे रहते थे। यस, लेकिन अब ख़ैर अब हमारा 7 से 10 हो गया था पिछले 10 साल, क्योंकि लॉस्ट डिकेड या लास्ट डिकेड कह लें जो भी। बट आई थिंक सानी भाई, एक आपको, मुझे और आपको ये भी है कि हमें वी हैव टू एजुकेट आवर इन्वेस्टर क्लास और पोटेंशियल इन्वेस्टर क्लास। ये जो मार्केट की रैली बनी और जो बन रही है, इसके अंदर ये सोवरेन वेल्थ फंड का और एसआईएफसी का बहुत बड़ा अमल दखल है। पर ये सब हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन? गवर्नमेंट रुखसत हो गई है, इंटरम सेटअप आया ही चाहता है। ये जो रीसेंट रैली थी ये आपको मेरिट बेस कितनी दिखी? ये 40 से 49,000 समथिंग वाली जो रैली है, जो अभी चल रही है, कंटिन्यूड है इंशाल्लाह। इट्स अ गुड साइन एंड गुड ओमेन फॉर द पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस कम्युनिटी एज अ होल। पीएमएलएन की ख्वाहिश कितनी दिखी कि वो जाने से पहले कोई इंडेक्स का अच्छा लेवल दिखा दें? जो ख्वाहिश तो हर गवर्नमेंट की होती है। असल में बहुत ही रिडिकुलसली लो प्राइसेस पे हमारा इंडेक्स आ गया था। पाकिस्तान में ये जो लास्ट महीना गुजरा है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो अल्लाह का शुक्र है बेहतरी आ गई है और आ रही है। आपने पास्ट टेंस यूज़ किया, मुझे तो लग रहा है कि रैली इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगी। असल में सोशल मीडिया हमारे यहाँ बहुत पावरफुल होता जा रहा है और बहुत सारी दुनिया हमारे सोशल मीडिया पे बैठ के बहुत डूम्सडे सिनेरियो को पोर्ट्रे और पेंट कर रही थी, और गाना, ज़ाम्बिया और श्रीलंका की एग्जाम्पलें भी बहुत चली हैं हमारे यहाँ। राइट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, थिंग्स हैव मूव्ड और चेंज हुआ, और पॉलिटिक्स मे नॉट सेटल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। नाज़रीन, गवर्नमेंट रुखसत हो चुकी है। इसहाक डार की जो ख्वाहिश थी कि डॉलर नीचे आ जाए, शरह सूद गिर जाए, वो तो नहीं हो सका। गवर्नमेंट जाने से पहले कोई 1 खरब से ज़्यादा रुपए रेस करके 23% के ऊपर चली गई है। आई वंडर व्हाई, और किसके लिए ये नेकी की गई है? जाते जाते गवर्नमेंट के पास बड़ा अच्छा ऑप्शन था कि वो इतना पैसा मूव अप ना करती, थोड़ा कम करती और केयर टेकर के ऊपर थोड़ा सा ये डालती ब्रंट। लेकिन वो जाते जाते भी आने वालों के लिए बहुत ही लंबे पैसे लेके किटी में डाल के चले गए। इक्विटी सिक्योरिटीज में हमारा चेयरमैन पिछले 4 साल से ये कहता रहा है कि जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज के रिसीवेबल हैं, उसकी
वजह से, क्वालिटी ऑफ अर्निंग की डिटीरियरेशन की वजह से इसकी प्राइसिंग बहुत ख़राब हुई हुई है। तो अगर आप पिछले दिनों जब बात हो रही थी कि बेचें किसी ना किसी एसेट को, बिकॉज़ आप ये भी मैं बताता चलूँ अपने नाज़रीन को कि हमने ओवर द इयर्स वी हैव बीन बोरिंग, और हम बोरो करके बोरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन फ्रॉम द सेम सेट ऑफ लेंडर्स, उन उसकी भी एक हद होती है। तो आई थिंक टाइम हैज़ प्रॉब्ली कम कि उनको हम कोई एसेट दें, और राइट। जहाँ जिस चीज़ में उनको वो अगर वो बेहतर हैं रिफाइनरी लगाने में या किसी और ट्रेड में या हमारे एटलीस्ट फंड्स को ख़रीदने में, तो एज अ पाकिस्तानी हमें ये इस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गवर्नमेंट रुखसत हो चुकी। इसहाक़ डार की जो ख्वाहिश थी कि डॉलर नीचे आ जाए, शरह सूद गिर जाए, वो तो नहीं हो सका। बट गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जाने से पहले कोई 1 खरब से ज़्यादा रुपए रेस करके 23% के ऊपर चली गई है। आई वंडर वाई, और किसके लिए ये नेकी की गई है। ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि IMF की दी हुई डायरेक्शन की वजह से पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें बेहतरी हो सकती है। बट अगर आप मैन ऑन द स्ट्रीट से पूछें तो जो महंगाई है, जो अफरीत है चैलेंजेस का, वो ये बताता है कि लोग परेशान हैं। एक जगह खुशहाली है एंड दैट इज़ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में समझते हैं फरीद आलम से कि उनका व्यू क्या है और गोइंग फॉरवर्ड उनको सिचुएशन कैसी दिखती है। फरीद आलम, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। फरीद साहब, हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन? गवर्नमेंट रुखसत हो गई है, इंटरम सेटअप आया ही चाहता है। ये जो रीसेंट रैली थी ये आपको मेरिट बेस कितनी दिखी, या इसमें PMLN की ख्वाहिश कितनी दिखी कि वो जाने से पहले कोई इंडेक्स का अच्छा लेवल दिखा दें? जो ख्वाहिश तो हर गवर्नमेंट की होती है, लेकिन ज़ाहिर है जो जिसका पैसा लगा होता है, जो इन्वेस्टर है, जिसने अपनी उंगलियां पिछले 4-5 साल से जलाई हुई हैं, वो कभी भी किसी का ईंधन नहीं बनते। पाकिस्तान में ये जो लास्ट महीना गुजरा है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो अल्लाह का शुक्र है बेहतरी आ गई है और आ रही है। आपने पास्ट टेंस यूज़ किया, मुझे तो लग रहा है कि रैली इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगी। जो IMF का चले जाना हमारा IMF प्रोग्राम में और डिफ़ॉल्ट का अवर्ट होना, असल में सोशल मीडिया हमारे यहाँ बहुत पावरफुल होता जा रहा है, और बहुत सारी दुनिया हमारे सोशल मीडिया पे बैठ के बहुत डूम्सडे सिनेरियो को पोर्ट्रे और पेंट कर रही थी, जिसके अंदर मुझे याद है मेरे हज पे जाने से पहले जो बातें होती थी, पढ़े लिखे लोग हमारे, वो हमारे डोमेस्टिक डेट की रिस्ट्रक्चरिंग की बातें भी करने शुरू हो गए थे, और गाना, ज़ैम्बिया और श्रीलंका की एग्जाम्पलें भी बहुत चली हैं हमारे यहाँ। राइट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है थिंग्स हैव मूव्ड और चेंज हुआ, और उसकी वजह से जो ये 40 से 49,000 समथिंग वाली जो रैली है जो अभी चल रही है, कंटिन्यूड है इंशाल्लाह। असल में बहुत ही रिडिकुलसली लो प्राइसेस पे हमारा इंडेक्स आ गया था। मेरे ख्याल से ये वाला सवाल आप बाद में करेंगे, आप पॉलिटिक्स पे पहले जा रहे ये हैं। वो तो आई थिंक दोनों चीज़ों को हैंड इन ग्लव तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, राइट। बट लेट मी से कि हैंड इन हैंड चलते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये वो। पॉलिटिक्स तो अभी आपने और हमें सबको पता है, सुबह से शाम तक हम देखते और सुनते आ रहे हैं एक ही चीज़ सुबह से शाम तक, कि केयर टेकर सेटअप आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बट आई थिंक हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स मे नॉट सेटल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एटलीस्ट, बट ये जाते-जाते जो एक महीना अच्छा गुजार के चले गए, इससे थोड़ा-सा हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन थोड़ी-सी क्लियर होना शुरू हुई है। एंड इट्स अ गुड साइन एंड गुड ओमेन फॉर द पाकिस्तानीज़ एंड पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड बिज़नेस कम्युनिटी एज़ अ होल। जो बहुत ज़्यादा एकदम चेंज जो आई, एक तो ये जिस तरह मैंने आपसे कहा, और आपने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही अपने इंट्रोडक्शन में, कि कल जाते-जाते गवर्नमेंट के पास बड़ा अच्छा ऑप्शन था कि वो इतना पैसा मूव अप ना करती, थोड़ा कम करती और केयर टेकर के ऊपर थोड़ा-सा ये डालती ब्रंट, लेकिन वो जाते-जाते भी आने वालों के लिए बहुत ही लंबे पैसे लेके किटी में डाल के चले गए। तो
मैं इनकी जगह होता तो मैं थोड़ा गुजारे लाइक उठाता और रीड थोड़ी सी नीचे करके भी दिखा देता, बट इनकी अपनी दानिश पे जो इन्होंने किया, मैं तो सिर्फ ये कमेंट करूंगा लास्ट इस पॉइंट पे, देन आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, कि जो ये जो मार्केट की रैली बनी और जो बन रही है, इसके अंदर ये सोवरेन वेल्थ फंड का और एसआईएफसी का बहुत बड़ा अमल दखल है। हम लोग भी, मुझे याद है एकेटी सिक्योरिटीज में हमारा चेयरमैन पिछले 4 साल से ये कहता रहा है कि जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज के रिसीवेबल हैं, उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ अर्निंग की डिटीरियोरेशन की वजह से इसकी प्राइसिंग बहुत खराब हुई हुई है। तो अगर आप पिछले दिनों जब बात हो रही थी कि बेचें किसी ना किसी एसेट को, बिकॉज आप ये भी मैं बताता चलूं अपने नाजरीन को कि हमने ओवर द इयर्स वी हैव बीन बोरिंग, और हम बोरो करके बोरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन फ्रॉम द सेम सेट ऑफ लेंडर्स, उन उसकी भी एक हद होती है। तो आई थिंक टाइम हैज प्रॉब्ली कम कि उनको हम कोई एसेट दें, और राइट। जहां जिस चीज में उनको वो, अगर वो बेहतर हैं रिफाइनरी लगाने में या किसी और ट्रेड में या हमारे एटलीस्ट फंड्स को खरीदने में, तो एज अ पाकिस्तानी हमें ये इस पे एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हमें इस वक्त तमाम डेवलपिंग वर्ल्ड को और पाकिस्तान को अगर फॉरेन करेंसी चाहिए, तो वो सिर्फ लोन या उधार की शक्ल में नहीं बल्कि ट्रेड की शक्ल में भी आ जानी चाहिए। यहाँ हमारे जो इवनिंग रिपोर्टर्स वाले हैं, ये जो फाइनेंस को भी कवर करते हैं, मुझे मेरे हमेशा से उनसे ये आर्गुमेंट रहता है और रहेगा शायद मेरी उम्र तक, कि उनकी फाइनेंस की नॉलेज बहुत कम होती है, बट जैसे ही कोई एसेट की जो लिस्टेड कंपनी के बेचने की भी बात आती है और जिसकी बिलियंस एंड मिलियंस की ट्रांजैक्शंस हो रही हों और एक प्राइस डिस्कवरी हुई भी हो, उस पे भी अगर आप बेचने की बात करें तो लोग कहते हैं जी फैमिली सिल्वर कौड़ियों के दाम बेच दिया। अगर ओ- इतनी ही कौड़ियों के दाम आपको लगता है तो आप खुद हिम्मत करो और उसको लिस्टेड सिक्योरिटीज को एटलीस्ट आप खरीदो, आपको अगर सस्ता लगता है। हाँ, अनलिस्टेड कंपनी में ये वाला आर्गुमेंट मैं उन लोगों का मानता हूं कि जिसमें आपके पास पता नहीं है कि क्या इसकी इस एसेट की क्या वर्थ होगी। मेक सेंस। तो वो एक्चुअली फॉलो कर रहे होते हैं इफ्तिखार चौधरी को, उन्होंने एक बुनियाद रख दी है इस तरह के क्रिटिसिज्म की, अनफाउंडेड बातों की। आपने देखा कि उनके जाने के बाद जिस प्राइस पे स्टील जा रही थी, जिस वैल्यू पे जा रही थी, उसका 4-5-6 गुना ट्रेजरी से गया, और स्टील मिल आज तक जो है वो एक एक निशान इबरत है। आई मीन दैट्स अ वोंड विच नेशन कंटिन्यूज टू लिक। फरीद साहब ये फरमाइएगा कि गोइंग फॉरवर्ड। सानी भाई, सानी भाई, अल्लाह करे कि हमने अभी भी, आपने बड़ी एग्जाम्पल को दरिया कूजें बंद किया, इस तरह की एग्जाम्पल्स बहुत मिलती हैं, दिस इज अ मेगा एग्जाम्पल। लेकिन क्या हम एज पाकिस्तानीज आज भी हैव वी लर्न द लेसन? और टू मी, अल्लाह माफ करे मुझे अफसोस होता है कहते हुए, अ बिग नो टू दिस। वी आर कंटिन्यूसली, क्या मैं कहूँ अपने आप को, कि बस हमारे नेशन को सिर्फ बातें बनानी तो आती हैं, मुझे भी आती हैं, लेकिन जब कोई एक्चुअल और अकल की बात होती है या हिम्मत करने की बात होती है, उस वक्त हम एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। यूर राइट, यूर राइट। फरीद भाई ये फरमाइएगा कि ये जो रैली थी ये तो बहुत ही लिमिटेड, और ये जिन स्टॉक्स की खबरें हैं, एसएनजीपी, पीपीएल, ओजीडीसी, वो क्या स्टॉक एक्सचेंज इन 4 कंपनियों के मुखफ़फ़ को मिला के बना देना चाहिए? वाई कांट वी सी अ डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट? नहीं, देखिए, आप तो यू आर एन ओल्ड हैंड एट स्टॉक मार्केट। आपकी बात काफी हद तक सही है, लेकिन इसका स्पिल ओवर इफेक्ट तो आता ही है। शुरू में राइट, कोई ना कोई रीजन होता है। ये जो यूर है राइट। बैंकिंग सेक्टर, ईएनपी और फूड सेक्टर की एक दो कंपनियों ने लीड की है, मैं इस राइट, बात से नहीं इग्नोर करूंगा। बट आई थिंक जो प्राइसेस बाज शेयर्स की, जिन शेयर्स, जिस प्राइसेस पे वो शेयर्स ट्रेड हो गए, वो वंस इन अ लाइफ टाइम है, और वो इतनी कोई खतरनाक है। जिस तरह मैं एग्जांपल तो आपको दूं, ऑल्दो इन वैल्यूज पे शेयर की ट्रेडिंग कम हुई है, बट हुई या है। या अब अगर 59 रुपीज पे हबीब बैंक लिमिटेड जैसा शेयर आ गया था, जिसकी बुक वैल्यू, फ्रेंचाइज वैल्यू, पाकिस्तान के बड़े 5 बैंक, चल एक का नहीं नाम लेते, सारे इस तरह के फिर रहे या थे,
कि 1 और 1.5 टाइम्स मल्टीपल ऑफ अर्निंग्स पे वो शेयर पूरा अवेलेबल था आपके हाथ में। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी मतलब ₹100 ही हुआ है ना। या तो ये प्राइसेज़ आप देखें कहाँ से गिरी थी। या तो हम तो आपको पता है कि हम व्हेन वी हैव कवर्ड आपके साथ भी हम जब आप रिप्रेजेंट करते थे स्टॉक एक्सचेंज को डोमेस्टिकली ट्रैवल करते थे या बाहर जाते थे, तो हम 7 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल से 7 टू 12 में रहते थे। यस लेकिन अब खैर अब हमारा 7 से 10 हो गया था पिछले 10 साल क्योंकि लॉस्ट डिकेड या लास्ट डिकेड कह लें जो भी। बट आई थिंक सानी भाई एक आपको मुझे और आपको ये भी है कि हमें वी हैव टू एजुकेट आवर इन्वेस्टर क्लास और पोटेंशियल इन्वेस्टर क्लास। या मुझे आज भी मेरे दोस्त यार कजन्स क्लाइंट्स रिश्तेदार भी कहते हैं कि भाई 53,000 पे गई थी मई 2017 में और 50,000 तक तो पहुंच गई, तो अब हम क्यों लें। अब उनको लाख समझाऊं कि भाई देखें ये जो इंडेक्स है ये प्राइस से प्राइस कंपेयर नहीं कर रहा, ये इसके अंदर जो जो पे आउट्स हैं पिछले 5-7 सालों की वो शामिल हैं। 3 और 3 6 सालों की शामिल हैं। हाँ, अगर आपने चले इस बारीकी में नहीं पढ़ना, मैंने तो आज एक रिपोर्ट भी निकाली है या कि भाई जो 2017 के ऊपर जो प्राइसेस थी उनका और आज जो प्राइसेस हैं उसमें इतना कोई लंबा चौड़ा फर्क है। लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं डालता अपने नाजरीन को और अपने जो स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे होंगे और आपके तवज्जुह से, हमारे पास एक KSE 30 भी है जो कि या प्राइस इंडेक्स है, राइट जो कि मई 2017 में 28,100 समथिंग गया था। यस 28,000 समझे मोटा मोटा। राइट आज वो 18,000 है। या तो प्राइस से प्राइस का कंपैरिजन होता है जो पे आउट को हमारा क्योंकि KSE 100 एडजस्ट नहीं करता, तो इसकी वजह से लोग आमतौर पे समझते हैं कि वो प्राइसेस या वो इंडेक्स लेवल दोबारा अचीव हो गया है, हम उससे बहुत दूर हैं अभी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक इंडेक्स पॉइंट मिलियंस 2 मिलियन का है और 30,000 पॉइंट के करीब जो है वो कैश डिविडेंड के हमारे इंडेक्स के अंदर हैं। अगर आप डिविडेंड डिस्काउंटेड 100 इंडेक्स देखेंगे तो वो आपको 21-22 हज़ार के लेवल पे मिलेगा। फरीद साहब ने बहुत बारीकी वाली बात सलीके के साथ समझाई है कि जो प्राइस इंडेक्स है उसको आप प्राइसेस को प्राइस इंडेक्स के साथ देखें, डिविडेंड एक्यूमुलेटेड इंडेक्स के साथ नहीं देखें। फरीद साहब गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन? पहले इंटरम सेटअप एंड अगेन वही आपकी वाली बात, पहले पॉलिटिकली थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर कर लें और फिर मार्केट की तरफ जाएंगे। सो हाउ डू यू सी दिस इंटरम सेटअप? जो IMF का प्रोग्राम है, आपको रेंज बाउंड इकोनॉमी चलती हुई दिख रही है या आपको दिख रहा है कि ये केयर टेकर सेटअप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और इसमें चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो जाएंगी और फिर डेमोक्रेसी की तरफ चीज़ें जाएंगी? सारे भाई आपने बड़ा एक दुखती रग पे हाथ लगा दिया। देखें मेरा जाती ख्याल है जो चेहरे आएंगे केयर टेकर सेटअप में उनको देख के अंदाजा होगा कि ये 3 महीने वाले हैं कि 6 महीने वाले हैं, ये ओके किस रेस वाले लोग आए हैं। दूसरा ये कि अगर IMF के एक्स एम्प्लॉइज आएंगे या जो IMF की बातें मानने वाले लोग आएंगे वो तो फिर बाय द बुक चलेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टॉक्स सब कुछ बाय द बुक वाला नहीं है। यस हमें तो आज ये समझ नहीं आई कि जब हम इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं और हमारी बड़ा अजीब सा लगता है कहते हुए, बट ये पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए एक रियलिटी है कि हमारी ग्रे इकोनॉमी हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के साइज के तकरीबन बराबर है। तो जो आपके टैक्स नेट में और आपके कंट्रोल में नहीं है वो उसको इंसेंटिव मिल जाता है आप जब इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं तो, और जो आप कैप्चर करना चाहते हैं वो आपको कैप्चर नहीं होता। There are a couple of more examples that I can give, but suffice it maybe to say here कि हम जो वापस आ रहा हूँ अपने पॉइंट की तरफ कि अब जो नाम आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का तो मोर और लेस तकरीबन आ ही गया है, बाकी लोग भी आ जाएं उससे आइडिया हो जाएगा। और सेकेंडली हमारी जो अब हमें ये चाहिए अपने जब भी इलेक्शन हो ये हम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो लोग कॉन्टेस्ट करें हमसे वोट मांगने आए, अब तो आता कोई नहीं हमारे पास। ये तो हमारे पास मेरे ख्याल से गांव में और बाकी जगहों पे आते हैं 1 पर्सन 1 वोट वाले कॉन्सेप्ट में हम जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ अगर होना कि आपके सानी के फरीद आलम के टैक्स पेमेंट के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर या कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर
कोई क्लास ऑफ वोटिंग हो, मेरे 25 वोट्स हो ना, तो मैं देखूंगा मेरे पास मेरा मोहल्ले का क्यों नहीं आए? काउंसलर से एमएनए तक क्यों नहीं आता कोई। 1 पर्सन 1 वोट है तो उसी के पास जाएगा जिसको आसानी से कन्विंस कर ले और जो उसके साथ कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखे। सो जो 80-80 लोगों की जो स्पेशल असिस्टेंट और मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर और ये जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, मिनिस्टर्स की जो फौज दर फौज होती है, अगर हम लोग आज से कोशिश करें ग्रेजुअली कि भाई हम उसी को वोट देंगे जो अपने मंशूर में रखे कि मैं 25 लोगों से ज्यादा की बड़ी काबीना नहीं रखूंगा, तो Right. फिर तो बात भी बने। हमारी जो गवर्नमेंट रन करने की जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम है। और हमें खुशी है कि अगर ये केयर टेकर सेटअप में थोड़ा कंट्रोल रहेगा और पुराने लोगों का जो खर्चे हैं वो रुक जाएंगे और केयर टेकर थोड़ी स्मार्ट रखेगा अपनी Cabinet. टीम को, तो पाकिस्तान का खर्चा कम होगा। तो आपने देखा कि अल्लाह का शुक्र है 4 महीने जो पिछले गुजरे हैं उसमें करंट अकाउंट जो सरप्लस आया उसको हमने थोड़ा एंजॉय भी किया और मार्केट ने भी उसको एंजॉय किया कि कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव 4 मंथ्स का हमारा करंट अकाउंट सरप्लस था। बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन था, Right. क्योंकि उससे पिछले वाले साल में तो 17 बिलियन का डेफिसिट था। और इस दफा हम नहीं कह रहे, हमारे आईएमएफ ने बड़ी बड़ी अच्छी बातें हमारे लिए कर ली हैं। Yeah. एक तो इन्फ्लेशन पे आईएमएफ ने अच्छा नंबर दे दिया, ग्रोथ का नंबर अच्छा दे दिया, Right. हमारे रिजर्व्स पे कहता है कि 10 बिलियन होंगे, तो आईएमएफ हमारे लिए अच्छी बातें कर रहा है। हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि व्हेन वी लुक्ड एट द रिपोर्ट बाय आईएमएफ, तो इतनी वो लहीम और शहीम थी कि 120 सफे की रिपोर्ट थी, तो डर लगता था कि पता नहीं क्या क्या लिख दिया होगा। Yeah. लेकिन अल्लाह का ये बड़ा करम है और शुक्र है कि इट जस्ट बॉइल्ड डाउन टू 2 पॉइंट्स। वन, कि आपने एक्सचेंज रेट के साथ ज्यादा इंटरवेंशंस नहीं करनी, Right. और दूसरा ये था कि आपने फिस्कल साइड में स्लिपेज या वहां छेड़छाड़ नहीं करनी। उसके अलावा बहुत सुकून है ये अगले 9 महीने में। Makes और sense. आपने देखा कि हमारे जो ब्रदरली कंट्रीज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे रेस्क्यू को आई और Yeah. बहुत सारा लोन Roll over रीशेड्यूल कर हो गया, Yeah. रोल ओवर हो गया है और थोड़ा सा और रोल ओवर हो जाएगा जब जरूरत पड़ेगी तो। Makes अभी sense. आगे आइंदा चीजें तो थोड़ी सी बेहतर लगना शुरू हुई हैं। और ये जो आपने बताई ना ओजीडीसी वाली बात, इसको मैं कवर कर लूं इन 2 सेंटेंसेस। वन इज कि देखें, अगर एक चीज के अंदर एक हमारे यहाँ होता है काउंटिंग प्रॉफिट, Yeah. एक होता है कैश प्रॉफिट। Yes. तो अगर आपकी रिसीवेबल टू इनकम की एंट्री है और लगे लोगों को कि रिसीवेबल मिलना मुश्किल है, तो उस अर्निंग को, अर्निंग पर शेयर को लोग फिर डिस्काउंट फैक्टर या हेयर कट लगाते हैं। बिल्कुल सही. तो ये हमारी जो इतनी शानदार कंपनी है ओजीडीसीएल, पीपीएल, पीएसओ, मैं किसी एक को एग्जांपल लेके बताऊं कि ओजीडीसीएल के अंदर जो ऑयल के रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, जो गैस के रिजर्व्स हैं वो 8-8 साल 10-10 साल के हैं, जो उसके अंदर कैश पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है। सो अगर जिस तरह बात चल रही है और लगता है अल्लाह करे हो जाए ये काम कि सुई नॉर्थ साउथ से जो पैसा आएगा और ये जो घूम के वापस ये जो गैस का सर्कल डेट जो कि अब एक 1.6 ट्रिलियन पे पहुंच गया है, अगर वो थोड़ा एडजस्ट होगा तो सिस्टम में, मार्केट में कॉन्फिडेंस भी आएगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आईएमएफ ने ये कहा हुआ है और आईएमएफ ने सख्त सख्त जो बातें की हैं उनमें किसी किसी जगह हमें इकोनॉमी को उसका इमीडिएट, किसी जगह मीडियम टर्म पे फायदा है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। फरीद साहब, अभी वक्त हो जाता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को समझाएं कि हाउ डू यू लुक एट द मार्केट एंड गोइंग फॉरवर्ड, आपके हिसाब से, आपके ख्याल में कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसकी तरफ लोगों को देखना चाहिए। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में फ़रीद आलम ने तफसील के साथ बताया कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका इमीडिएट, शॉर्ट और मीडियम टर्म में लोगों को, इकॉनमी को फ़ायदा होने जा रहा है। एक चीज़ है जो कि जनरली लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जाते जाते 23% पे अपने कुछ लोगों को ऑक्शन में पैसे दे गई है, बट जो चीज़ फ़रीद ने पॉइंट आउट की दैट वाज कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 5-5.5 खरब से ज़्यादा का अमाउंट खर्च हो रहा है, एंड दैट इज़ अ चैलेंज।
एंड गोइंग फॉरवर्ड जो केयर टेकर सेटअप है वो अगर लीन होता है, स्मार्ट होता है, तो इसका इमीडिएट बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान की आवाम हो सकती है, पाकिस्तान की ट्रेजरी हो सकती है. सो फरीद आलम साहब, this segment hovers and talks about the capital market. How do you look at the capital market now and going forward? आपके हिसाब से लोग अगर सरमायाकारी की तरफ आएँ तो वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, और कौन से सेक्टर्स की तरफ देखें? तो सानी भाई, एक तो ये है कि लोगों ने, हमारे फंड मैनेजर्स ने, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स ने, या जो हमारे हाई नेटवर्थ हैं, इन लोगों ने, और म्यूचुअल फंड्स को भी साथ ले लूँ मैं, इन्होंने इक्विटी को खैर बात कह दिया था और ये चले गए थे फिक्स्ड इनकम की तरफ. राइट. एक पहले इससे ये हुआ था हमारे साथ पाकिस्तानी मार्केट के साथ कि गोरा चला गया था और गोरे के जाने का डेंट है और मतलब फील होता रहा. उसके बाद हमारे साथ इंस्टीट्यूशनल मनी भी चली गई, तो एंड में जो बर्दाश्त किया वो लोगों ने किया, जो शॉर्ट सरमायाकारों ने. अब जब उनसे बात करो और इजी मनी अगर सबको 20% एंड देयर अबाउट मिलती रही, तो उनको कोई इंसेंटिव नहीं था टू कम बैक टू द स्टॉक मार्केट. तो अभी भी बहुत सारी दुनिया जो 100 रुपए में 80 रुपए तो चले गए हैं फिक्स्ड इनकम में, और 20 रुपए करीब हैं जो कि पड़े हुए हैं इक्विटीज में. ये 50 भी रहा और मुझे लगता है कि मीन की तरफ रिवर्सल आएगी इसकी, और ये होगा इंशाल्लाह 50 तक आएगा. अच्छा, कब आएगा और क्या अवामिल होंगे? मेरे ख्याल से नंबर 1 ये होगा कि जो रिटर्न एक साल में मिलती है 20% की, वो हमने देखा कि जुलाई के महीने में 1 महीने में मिल गई. बिल्कुल मिल गई. वो बात कर रहा हूँ मैं. हाँ, अगर डॉलर टर्म्स में भी देखा जाए तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट थी, नॉट फॉर अ डे, नॉट फॉर अ मंथ, बट फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जुलाई, जिसकी रिटर्न तकरीबन 15.5% डॉलर टर्म्स में थी. तो एक तो ये इंडिकेशन की, और ये तो आपको पता है कि एवरेज है. तो देयर आर कंपनीज विच हैव यील्डेड अबाउट 80% और 60%, 50%, और बाज नीचे भी हैं. तो नेगेटिव पॉजिटिव ये एवरेज की बात हो रही है. दूसरी बात, ये जो नंबर आए एलएसएम के, उसने भी हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया कि थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग, हालांकि आपको पता है कि इंपोर्ट पे इस वक्त बहुत मुश्किलात हैं और रेट भी बहुत महंगा है. एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी इंपोर्ट्स बहुत महंगी हैं, लेकिन जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने रीबाउंड जो दिया, और जो 6%, 5.9 टू बी प्रिसाइज की हुई ग्रोथ, उसने एक थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि, और ये आफ्टर मैनी मंथ्स ये हुआ कि हमारी एलएसएम की ग्रोथ अच्छी आई. इन्फ्लेशन अभी तंग करती रहेगी, और अभी बिजली के बिल और गैस के बिल थोड़े और तंग करेंगे. गैस तो खैर हमने अपनी बिल्कुल ही समझा हुआ है, घर की बांधी बनाया हुआ है उसको. बहुत सारे हमारे जानने वालों के घर पे जिनका जनरेटर पे गैस पे नहीं है, उनका बिल 1000-2000 से ज़्यादा नहीं आता, और हालांकि आना चाहिए 5 से 10 हजार. ये मैं आज से नहीं कहता, मैं 10 से कह रहा हूँ. एंड आई मीन व्हाट आई से, कि अगर आपका गैस का सिलेंडर 2500 रुपए का है और वो गरीब आम के लिए है, तो आपका जो 500 गज या 1 कनाल 2 कनाल के घरों में 1000-2000 का बिजली नहीं आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, और आपको भी राशनिंग. सो कमिंग टू दिस, अगर हमारी इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगी इसकी वजह से, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रहना और करना बड़ी बात है. बट आईएमएफ, हर जगह आईएमएफ आता है, बिकॉज उसी की बात को मानते हैं, उसी के आने से हमारा फर्क पड़ा है. सो वो कहता है कि आपकी इन्फ्लेशन अगले साल एफवाई फिस्कल ईयर 2024 तक 20% हो जाएगी, जिसकी हमें भी बहुत उम्मीद है, क्योंकि बेस ईयर इफेक्ट है. ये नहीं कि चीजें सस्ती हो रही हैं, बल्कि जो बेस था जिससे कंपेयर करके आप आगे जा रहे हैं वो बहुत हाई था. तो आई थिंक उसकी वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन टेपर डाउन होना शुरू हो जाएगी. मेरा ख्याल से सिंगल मोस्ट फैक्टर जो तंग करता है, जो वरीसम है, वो एक इन्फ्लेशन है और इंटरेस्ट रेट है. ये दो चीजें थोड़ी कंट्रोल में, जिस तरह एरियल व्यू वाले लोग जो एक जनरल बात करते हैं वो ये कह रहे हैं, तो आई पर्सनली फील के चीजें थोड़ी बेहतर तो होना शुरू हो जाएंगी. देन
जो अच्छी बात हुई पिछले इस महीने में, जाते-जाते इस गवर्नमेंट ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और बहुत भाग-दौड़ की, उसमें आई एम श्योर आर्मी ने भी अपना रोल प्ले किया। ये जो मिनरल समिट की और जो लोग आए और जिस क्वालिटी के लोग आए, यस, उससे भी एज़ अ पाकिस्तानी आई आई फेल्ट प्राइड इन होस्टिंग पीपल हू वो और हू इज़ हू था इस्लामाबाद में, आपको पता है या कि जो इसमें लोग आए और वो इतने खुश हैं रिको दिक वाले, वो जो कि वो समझ रहे हैं कि और शायद सही समझ रहे हैं कि ये दुनिया की कॉपर और गोल्ड की सबसे बड़ी माइन है, जिसके वो इस वक़्त इंचार्ज हैं और अभी तो बहुत बड़ा एरिया है, वो सिर्फ़ 100 यूनिट पता नहीं क्या यूज़ करते हैं कि 1 क्वार्टर की अभी हुई है, अभी तो उनको और इलाके पे शुरू करना है काम उन्होंने। और आपको पता है इस बात का भी कि जो ये जो है रिकोदिक के अंदर ओजीडीसी और पीपीएल और गवर्नमेंट होल्डिंग्स भी इसकी हिस्सेदार हैं। तो जब वो अल्टीमेट ऑपरेटर इतना खुश है, तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स छोटे वाले साथ खड़े हैं उसके पार्टनर्स, उनको भी खुश होना चाहिए और अगर मैं और आप उसके शेयर होल्डर्स हैं या बनना चाह रहे हैं, तो देयर इज़ एब्सोल्यूटली एवरी पॉसिबिलिटी और अपनी हमें हिम्मत करके ये काम करना है। राइट, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि इसके अंदर वर्थ है और हम ये नहीं कह रहे हैं, जो एरियल व्यू वाले लोग दुनिया से आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस जगह पे इस लार्जेस्ट लार्जेस्ट गोल्ड माइन, कोल और कॉपर माइन है, gold and copper. So I think there is reason to believe in what the market is sensing and smelling in OGDC, PPL and others. Government holdings क्योंकि unlisted है उसको छोड़ दें, तो ये चीजें मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी इन्वेस्टर क्लास के लिए डिफेंसिव और अच्छा रिटर्न देंगी और इंस्टेड ऑफ के कुड़ते रहें और अखबारों में रिपोर्टें पढ़ते रहें जी के तेरे को देख में ये हो गया वो हो गया, तो इससे बेहतर है कि आप उसका हिस्सेदार बन जाएं और आप ही का एसेट है, पाकिस्तानियों का एसेट है, जो जो पार्ट ओनर है। हाँ, अगर आपने उस कंपनी का शेयर होल्डर बनना है या मालिक बनना है तो अल्लाह करे ऐसे भी पाकिस्तानी लोग पैदा हों, बट टिल सच टाइम वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू डू इट, तो हमें किसी और को साथ लाना है पड़ेगा। बिल्कुल सही। ये फरमाएं आप फरीद साहब कि गवर्नमेंट जो है सर्कुलर डेट की बातें करके गई है, अप्रूवल तो नहीं किया अभी तक। आई थिंक इसके अलावा कोई चांस नहीं है। ओके, ये बिल्कुल आपने बात सही की कि वो कुछ ऐसा कुछ साइन करके नहीं गई, बट आई थिंक आईएमएफ से बात हुई भी है और आपने जब सोवरेन वेल्थ फंड बनाया और उसमें जब शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं हम, तो जब इसकी जिस वैल्यू पे ट्रांसफर करना है, उसमें आप ये कैश आउट करके दें तो फायदा सबका है। बिल्कुल सही। तो इसलिए 1.6 ट्रिलियन में से ये जो ट्रांसफर होगा, इससे नीचे आएगा ये इसका सर्कुलर डेट ऑफ गैस एटलीस्ट, उससे वैल्यू बढ़ ये जो जाएगी। लिस्टेड कंपनी को फायदा हो जाएगा। बिल्कुल सही। सो फरीद साहब, वुड यू माइंड रिकमेंडिंग सर्टन सेक्टर्स के जो गिवन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन लोगों को देखने चाहिए? मेरा ख्याल है एक तो जिस तरह हमने सोवरेन वेल्थ फंड के अंदर जो कंपनी जा रही हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए, राइट, क्योंकि वो एक उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने पैसा भी जनरेट करना है और वो कंपनी भी अच्छी हैं और गवर्नमेंट की हैं। दूसरे ये है कि बैंकिंग सेक्टर में जो लोग कमर्शियल बैंक्स में काम करते हैं उनके लिए एक होस्ट ऑफ और बड़े बैंक्स में रहें ज़्यादातर, और जो इस्लामिक बैंक हैं तो वो मीज़ान बैंक की शक्ल में हमारे पास अवेलेबल है और अब तो एक दो और बैंक्स भी अब वो कन्वर्ट हो रहे हैं कमर्शियल से इस्लामिक। अभी मुझे नहीं लगता कि सिक्लिकल्स का लंबा चलेगा ज़माना, या बिकॉज अभी सीमेंट और स्टील के अंदर जब तक कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पिकअप नहीं होती तो अच्छे हैं, मतलब कैचअप प्ले होगा बिकॉज प्राइसेस बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं, बट उनकी बहुत ज़्यादा। हाँ, एक फ़ायदा ये हो गया है बैठे बिठाए कि हमारा जो सीमेंट सेक्टर है ये बड़े एबल और बड़े कैपेबल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, या तो वो प्राइसेस अभी जब तक पास ऑन कर पा रहा है, क्योंकि $260 पर टन पे गया था कोयला, या अब $100 पर टन के नीचे है, लेकिन प्राइस नीचे आने की बात नहीं करते, वो ऊपर जाने की बात करते रहते हैं। सो और आपको ये भी पता है कि जो प्लांट पुराने लगे हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तान में लाइमस्टोन और सारा रॉ मटेरियल तो यहीं का है,
प्लांट और मशीनरी आपके पुराने $100 से कम पे लगी हुई है, ₹100 टू $1 से कम पे, या चले 150 पे या 200 पे। जो एक्सपेंशन गया है उसका ब्लेंडेड भी करें तो फिर भी 150 से नीचे ही आएगा। तो जो एक्सचेंज रेट की वजह बना के या किसी भी वजह बना के और बहुत सारा ये जो मैंने जिस तरह तारीफ की इसकी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाने की, सीमेंट सेक्टर के, इन लोगों ने अपने अर्लियर जो डेट्स थे वो रिटायर कर दिए थे। तो उनकी अनलेवरेज बैलेंस शीट्स थी और कमाइयाँ बहुत अच्छी हुई हैं माशाल्लाह। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ा-सा ये जो टैक्स एक्स्ट्रा लगा दिया है ना, ये जो सुपर टैक्स वाला, या इसको ये अगर थोड़ा-सा क्लियर हो जाए या इसका अल्लाह करे ये फीचर ना बने, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ये रिमूव हो जाए, तो पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर में दोबारा से ज़िंदगी और तवानाई आ जाएगी। तो हाउ अबाउट इंडेक्स, आपको दिखती है इसमें 50-54 हज़ार की जो बातें लोग कर रहे हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है डाउन द रोड 6 मंथ, यू सी समथिंग लाइक दैट हैपनिंग? जी, जिस तरह हमने पहले सेगमेंट में बात की, मुझे खुशी होगी कि अगर प्राइस इंडेक्स हमारा जो 28,000 पे गया था वो टूटे तो। ये ओके, वाला 53,000 वाला इंडेक्स मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में, ये बल्कि उससे पहले ही 2-3 स्टेप सीधे पड़ गए तो ये टूट जाएगा। लेकिन वो 53,000 वाला जो मई 2017 में हमने अचीव किया था, उसको तोड़ना, अचीव करना, वो मतलब गलत कैलकुलेशन होगी कि एप्पल टू ऑरेंज की बात होगी। बिल्कुल सही। अगर प्राइस प्राइस जाए तो फिर मैं ज़्यादा खुश होऊँगा। मैं आज सिर्फ़ आपको एक जो आज मैंने एकेडी सिक्योरिटीज़ ने जो आज रिपोर्ट बना के भेजी, उसमें मैंने लिस्ट डाउन की हैं कंपनियाँ, जो कि उस वक़्त क्या प्राइस थी और आज की प्राइस क्या है। राइट, इस वाले सेगमेंट में टाइम नहीं होगा, या वरना इस अब हमारे सब क्लाइंट्स अवेलेबल भी है और क्लाइंट्स के अलावा बहुत सारी ये सोशल मीडिया पे घूम जाती है। तो इस मैं जो मैंने लेट्स से अगर वो ₹100 था, टॉप 50 कंपनी है, तो आज उसकी वैल्यू ₹30 या ₹35 से ज़्यादा नहीं हुई अभी तक। राइट, तो अभी बहुत लंबा सफ़र है जो तय करना है। तो लेकिन मैं इस वाले पॉइंट को आज बार-बार री-एम्फसाइज़ कर रहा हूँ और करूँगा लास्ट टाइम दोबारा कि a lot of people while they are planning to come to the market, they feel as if the prices या जो इंडेक्स को देख के वो समझ रहे हैं कि शायद हमने वी हैव मिस्ड द बोट, बट माइंड देम और बताना उनको बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसा नहीं है। ये तो टोटल रिटर्न इंडेक्स है, ये हमारा इसमें 6 साल के पे आउट शामिल हो गए हैं। आप प्राइस इंडेक्स को देखें, उस पीरियड में जो प्राइसेस अचीव की थी शेयर्स ने, जो आपको पसंद आ रहे हैं उस पे देखें। psx.com पे जाएं, आप अपने जिस कंपनी को खरीदना चाह रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसकी सेल्स का ग्रोथ देखें, उसकी बॉटम लाइन या प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर देखें और बिस्मिल्लाह करके छोटा-मोटा एक्सपोज़र लें स्टॉक मार्केट में। ये आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा बनिस्बत ट्रेजरी बिल और पीआईबीज़ के। वो मुझे लगता है कि उसकी बहार जो है ना, अब वो इन द टाइम्स टू कम, एक शायद अनचेंज की पॉलिसी आए, उसके बाद ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ में सक्सेसिव इंशाअल्लाह इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। ओके, ग्रेट। वली साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे कासिम, ही हैपन्स टू बी एन एनालिस्ट बेस्ड आउट इन यूएई, और उनसे हम समझेंगे कि रीट्स के ऊपर उनका क्या व्यू है। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे फ़रीद आलम। फ़रीद आलम ने मार्केट का एक रिव्यू दिया, इकॉनमी का एक ओवरव्यू दिया और पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हमेशा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है, बट जॉइन किया इसी बात को कासिम ने, और कासिम ने इस बात को ऐड करते हुए कहा कि पाकिस्तान हैज़ बीन लकी दिस टाइम, कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी, पाकिस्तान में मईशत और पाकिस्तान में पॉलिटिकल, ये तीनों तरह के क्राइसिस एक दफ़ा आ गए और एक साथ आने की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है। यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वालों को भी काफ़ी लर्निंग हुई है, पॉलिटिशियंस को भी काफ़ी लर्निंग हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफ़ी सारी समझ आ गई है। सो ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि कौमों को जो चीज़ें समझने में 30-30, 40-40, 50-50 साल लगते हैं, पाकिस्तान ने इन 4 सालों में बहुत कुछ सीख लिया है। एंड फरीद आलम एंड बोथ कासिम, दे बोथ हैड दिस ओपिनियन कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है, गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। पाकिस्तान का जो रियल इस्टेट सेक्टर है, जो कि 90 खरब से ज़्यादा वैल्यू करता है, और उसको सिर्फ प्रोडक्टिव कर दिया जाए, एक्टिवेट कर दिया जाए, तो पाकिस्तान में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो सकती है।
उन स्टॉक्स की तरफ फरीद आलम ने इशारा किया कि जो सॉवरेन फंड में हैं उसमें बेहतरी की गुंजाइश की तरफ फरीद ने इशारा किया, और उसने कहा कि मार्केट में एंट्री के लिए बहुत अच्छा रास्ता ये है कि जो स्टॉक सॉवरेन फंड में हैं उनका एक तज्ज़िया किया जाए, स्टॉक एक्सचेंज से इंडिपेंडेंट एनालिसिस दी जाए जो कि PSX की वेबसाइट पर मौजूद है, और फिर अपना माइंड मेकअप किया जाए कि जो स्टॉक बहुत कम प्राइसेस पे हैं उन स्टॉक में शराकत की जाए, हिस्सेदारी की जाए और उनमें एंट्री ली जाए। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत और तज्ज़िये का सिलसिला जारी रखेंगे। अगले प्रोग्राम में भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।